नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। कहानी कुर्सी की में शुरुआत करेंगे भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार के प्रहार की, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर रांची तक आज हलचल है। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के समन पर पेश नहीं हुए, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं। 2 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। आज रांची में जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। हेमंत सोरेन ने इस बैठक में अपनी पार्टी के अलावा सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को भी बुलाया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन भेजा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। आज शाम को 4:30 बजे उनकी विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है और इन सारे कयासों पर कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, क्या वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि खुद हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सब बीजेपी की तरफ से फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा है। सुनते हैं झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर यह सरकार को अपदस्थ करने की जो नित नई योजनाएं हैं उसके विरोध में निश्चित तौर पर ये जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को भी बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है और जिस तरीके से अपदस्थ करने की योजनाएं बनती रही हैं और आगे भी मुझे लगता है बनती रहेंगी, तो इस योजनाओं के विरुद्ध में जनता को भी जगाना है। देखिए, वो कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक एक लौ जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है। देखिए, कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन अभी वर्तमान में या मेरे पहले से ही गठबंधन है, वो हम समर्थन करते हैं और जनता हमें 5 साल के लिए चुना है। हमारा प्रयास रहे कि सरकार 5 साल बनी रहे। और जहाँ तक नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा और आने वाला समय ही बताएगा। और जैसा हमने आपको बताया, आज भी ईडी की रेड जो है वो झारखंड में जारी है। ये एक जमीन घोटाला है जिसके सिलसिले में माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन को 7 बार समन कर चुका है ईडी, लेकिन वो कभी पेश नहीं हुए। और आखिरी समन में ईडी ने ये लिखा था कि अगर आप नहीं आ सकते तो हमें बता दीजिए कहां आना है, हम आपसे पूछताछ करने के लिए उसी जगह पर आ जाएंगे जो आपको सुगम लगती हो। ये एक मुख्यमंत्री की बात हुई। दूसरे मुख्यमंत्री जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और जो भी इसी तरीके से ईडी के बुलावे पर पेश नहीं हो रहे हैं, वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को 3 समन जा चुके हैं ईडी के। आज उनको पेश होना था, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए। हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल ने इस बार भी यही कहा कि ईडी का समन ही गैर कानूनी है। सुबह 11 बजे का समय ईडी ने उनको दिया था पेश होने के लिए। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके कहा है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार करने से रोकने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। संविधान की आपने शपथ ली है, तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह है, ना वो अभियुक्त है। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है,
उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। देश के दो मुख्यमंत्री, लगभग समान सी परिस्थितियां, उनको जांच के लिए एजेंसी बुलावा दे रही है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जांच के लिए जा नहीं रहे हैं, और दोनों को लगता है कि एजेंसी उनको गिरफ्तार भी करेगी, और इसके लिए अलग अलग आप देख रहे हैं कि उन्होंने आगे अपने भविष्य के लिए कोई ना कोई योजना तय कर रखी है। जहां हेमंत सोरेन अपने किसी विश्वस्त को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं, शायद उनकी धर्मपत्नी, वही अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया है कि वो इस्तीफा ही नहीं देंगे मुख्यमंत्री के पद से। अगर इनको गिरफ्तार भी कर लेती है किसी वक्त पर एजेंसी और उनको जेल में डाल जाना पड़ता है, तब भी वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी। समीर चौगांकर साहब हमारे साथ हैं, समीर जी स्वागत है। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, राहुल जी स्वागत है आपका भी। दोनों मुख्यमंत्रियों का केस लगभग एक सा है, मामले अलग अलग होंगे, लेकिन परिस्थितियां दोनों ने अपने लिए बिल्कुल एक जैसी बना ली है। पहले हेमंत सोरेन की बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये सारी खबरें जो हैं बिल्कुल अफवाह हैं कि वो अपनी पत्नी को जो है राज्य की कमान सौंपने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बैठक बुलाई विधायक दल की, बात सही है। उनके विधायक ने इस्तीफा दिया है और आज उनके सहयोगी दल भी उस बैठक के अंदर शामिल रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि स्थितियां एक जैसी हैं, तरीका भी एक जैसा खोज रहे हैं, लेकिन सवाल उससे आगे का है कि क्या वो तरीका काम आएगा। क्योंकि जिस तरह से 7 नोटिस स्किप करते गए हेमंत सोरेन, अब अरविंद केजरीवाल को भी लगता है कि शायद उसी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप हाल देखें तो हेमंत सोरेन उस जगह पर पहुंच गए जहां उनको लग रहा है कि भाई पत्नी को या तो बना दें या कोई और विश्वस्त हो। हालांकि कहा यह जा रहा है, और जो मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई और जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दबाव है हेमंत सोरेन के ऊपर, क्योंकि अगर वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो लालू जी जैसा उनका कमांड नहीं रह गया है, और दूसरा गठजोड़ की सरकार है, तो शायद परिवार की वजह से, दूसरे दबाव की वजह से पार्टी टूट सकती है। ये एक बड़ा खतरा है। अब ऐसे में क्या वो विधायक दल की बैठक में जिसमें वो अपने सहयोगियों को बुला रहे हैं, वो अपनी पत्नी का नाम प्रस्तावित करेंगे या फिर कोई और दूसरा नाम हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर पहुंच गए हेमंत सोरेन जहां अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और उनको बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जेल जाना पड़ेगा तो कोई रास्ता निकाले जिससे कम से कम दूसरी जो चीजें हैं कि सरकार चलती रहे, तो वो एक सहूलियत उनको मिले। तो हेमंत सोरेन की तो स्थिति यही दिखती है। आपका कहना है कि वो गठबंधन के लोगों को शायद ये पसंद ना आए कि वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बैठा नहीं, गठबंधन से ज्यादा उनके परिवार के भीतर संकट है। गठबंधन अच्छा। का बहुत संकट नहीं है, क्योंकि मेजर पार्टनर वो हैं, और उसके अलावा लालू जी की पार्टी और कांग्रेस तो दोनों इस स्थिति में नहीं है कि कोई वो एक तरह से कहें कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस दे जिसकी वजह से गठजोड़ टूटे। लोकसभा चुनाव के पहले गठजोड़ टूटे न, इसका पूरा जो एक तरह से कहें कि दायित्व है वो 2 ही दलों पर है। बाकी दल तो अपना अपना काम कर रहे हैं। एक है लालू जी, दूसरा सोनिया जी की पार्टी कांग्रेस। यही दोनों जो कुछ करना होगा वो करेंगे। तो इस वजह से झारखंड में वो साथ खड़े होंगे। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो उनकी पार्टी है, उस पार्टी के भीतर, उनके परिवार के भीतर बहुत रेजिस्टेंस है कल्पना सोरेन के नाम पर। क्या खबर आ रही है झारखंड से, समीर जी? बिल्कुल, खबर यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री फिलहाल हैं, उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ रही है। सिर्फ ईडी की तरफ से नहीं, अगर वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जेएम के अंदर भी इस बात का विरोध हो रहा है। और उन्होंने कल इस बात को टटोला था अपने जेएम के विधायकों के साथ। तो खबरें आ रही है कि कांग्रेस जो सहयोगी दल में एक बड़ी भूमिका में, जिसके 16 के 17 एमएलएज हैं, उसमें से भी 4 से 5 एमएलएज ने यह कहा है कि भाई आपको अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो आप जो विधायक है आपकी पार्टी का, उसे लीजिए, हम समर्थन देने को तैयार है। कल्पना सोरेन के नाम पे 3 से 4 कांग्रेस के विधायक भी तैयार नहीं है। तो यह बड़ी मुश्किल है कि ऐसी स्थिति में कि जब आपको 81 की विधानसभा है, 41 बहुमत के लिए चाहिए आपके पास, और आपके पास 49 का गठबंधन के साथ मिलाकर 49 एमएलएज इनके पास बहुमत का, एक विधायक का इस्तीफा हो गया तो 48 बचे। तो 5 से 6 विधायक अगर एब्सेंट हो जाते हैं या विद्रोह कर देते हैं तो सरकार गिरने की पूरी संभावना है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात को जानते हैं वो कि सरकार का बहुमत प्रूव करना बहुत आसान नहीं होगा। तो इसी स्थिति में हो सकता है, और उनके जो भाई है हेमंत सोरेन के छोटे भाई जो विधायक है, वो भी इस बात से खुश नहीं है कि उनकी भाभी जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो विधायक नहीं है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हेमंत सोरेन तुले हुए, और भाई की तरफ देख नहीं रहे जो विधायक है, जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बसंत सोरेन का भी एक प्रेशर होगा। इसके अलावा हेमंत सोरेन की भाभी भी विधायक है जेएम से, वो भी इस बात से शिकायत लेके शिबू सोरेन के पास कल ही गई थी कि भाई पार्टी में ये नहीं होना चाहिए।
तो ये बड़ा मुश्किल समय है जेएमएम के लिए और हेमंत सोरेन के लिए कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये उनके लिए बड़ा संकट का समय है। ईडी के सामने उन्हें जाना जरूरी है। वो ये बात को जानते हैं कि अब 7वें सम्मन के बाद अगर वो नहीं गए तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और उनका गिरफ्तार होना तय है। ऐसे में वो चाहते हैं कि सरकार बचे रहे, अगर मैं जेल चला जाऊं तब भी जेएम की सरकार बची रहे। अब वो कैसे बचाएंगे, वो इस उधेड़बुन में लगे हुए। मुझे लग रहा है ये आज शाम की बैठक में तय होगा। वो इसके पहले कोशिश करेंगे कि उनकी पत्नी के नाम पर सहमति बन जाए। अगर सहमति नहीं बनती है तो कोई नया नाम वो विधायक दल की बैठक में लेकर आ सकते हैं। लेकिन यह तय है कि अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ईडी की जांच का सामना करना पड़ेगा और उनकी गिरफ्तारी लगभग तय, क्योंकि आज ही ईडी ने राजस्थान में छापेमारी करी है। जो यादव झारखंड के अधिकारी है, डिप्टी कलेक्टर, उनके खनन मामले को लेके, और सुबह से राजस्थान के अंदर छापेमारी चल रही है उनके आवास के ऊपर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन के लिए बचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। तो आज वो ये तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है। उनका इस्तीफा तय मानते हैं आप? बिल्कुल तय है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब ईडी से बचना नामुमकिन है और ईडी के पास जाकर खाली सवालों का जवाब देके वो बाहर नहीं आ पाएंगे। जब वो ईडी के सामने जाएंगे, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत है उनके खिलाफ, और इसलिए वो 7 बार नहीं गए थे। तो जेल जाने के पहले या ईडी के सामने पेश होने के पहले वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मेरी सरकार को खतरा नहीं रहे और एक मुख्यमंत्री में बिठा दूं, उसके बाद मैं जेल चला जाऊं। अच्छा, वो अपने माता पिता से भी उन्होंने मुलाकात की है, आज विधायक दल की बैठक वो बुला रहे हैं, तो सारा इशारा इसी हो रहा है कि कुछ तो होने जा रहा है झारखंड के अंदर। जैसा समीर जी कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा होगा तय, अब वो किसको बैठाते हैं अपनी जगह पर, यह शायद पता चले। देखिए, खासतौर से शिबू सोरेन से वो मिलने गए और वहाँ पे उन्होंने बातचीत की है शिबू सोरेन के साथ, और बंद कमरे में बातचीत की है। तो ये साफ है कि परिवार के भीतर इस मामले को लेकर जो उन्होंने अपनी पत्नी को कोशिश की, या फिर उनका विचार जो था कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो शायद सब अपने ही परिवार में उसको लेकर सहमति नहीं है। इससे पहले भी जो उनके छोटे भाई हैं, वो जो अभी बता रहे थे कि उनके छोटे भाई की जो पत्नी है वो भी शिबू सोरेन से मिली हैं। तो इस तरह की मुलाकातें तभी होगी जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं ये तो बात देखने वाली होगी, लेकिन ईडी का जो शिकंजा है वो उन पे ज़्यादा कस रहा है। अगर हम देखें तो साहिबगंज जिले में जो खनन पट्टे का मामला था, उसको लेकर भी आज जो है वो जिस तरह से छापेमारी चल रही है, और जिस तरह से उनके जो प्रेस एडवाइज़र है उनको लेकर भी इसमें नाम आ रहा है, उसको उनके यहाँ पे भी छापेमारियाँ हुई हैं। तो ये और ईडी जो है और हमलावर पूरा हो गई है उस पूरे मामले को लेकर। यहाँ तक कि ये बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है, 1000 करोड़ के आसपास का मामला है जो खनन वाला मामला है। तो इसमें जो है ईडी ने और बहुत सारे लोगों के यहाँ छापेमारी की है, उसमें भी उनके जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। अब देखिए, तो अब ये इस बात की सारी संभावना है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। ईडी के सामने जाने का मन उन्होंने बना लिया है, शायद उनकी मजबूरी है अब ये कि उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, और उनको ये लगता है कि ईडी उनको गिरफ्तार जरूर करेगी, इसलिए ये सारी कवायद हो रही है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो किसी सहयोगी दल में से एक उप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। तो कुछ दबाव तो उनके ऊपर है कि भाई सरकार सुदृढ़ तरीके से चलती रहे, तो कुछ सहयोगियों को भी कुछ देना पड़ेगा। नहीं, वो बिल्कुल ये दबाव जबरदस्त है, और मुझे तो यहाँ ये भी लग रहा है ना कि ईडी ने सचमुच कुछ ज्यादा गुंजाइश दे दी। हम इस बात 7 बार समन, मतलब 7 बार समन दिया, और कम से कम झारखंड के मामले में, अब ठीक है बाकी कुछ न्यायालय में तय होगा, हम लोग किसी पर आरोप क्यों लगाएं, लेकिन जिस तरह से झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी की गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरह से करोड़ों रुपए की हेराफेरी लेन देन का मसला सामने आया था, तो ये सब एक तरह से कहें कि उससे जुड़े जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, वो जेल चले गए, उनको बाकायदा रिमांड में लिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जो बाकायदा जिनके सीधे सीधे डिपार्टमेंट में आता था, उनको अभी तक छोड़ा गया है। तो एक तरह से यह लगता है कि शायद अब वो कौन सी वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन हैं, वो मुख्यमंत्री के तौर पर सीधे जवाबदेह दिख रहे हैं, लेकिन 7 समन हो गया। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को भी लगता है कि अभी कुछ समय टाला जा सकता है, और अगर 2-3 महीने टल गया तो काम चल जाएगा। लेकिन अब वहां झारखंड के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का अगर एक कोई उप मुख्यमंत्री बन जाएगा तो वो हेमंत सोरेन के लिए भी अच्छा होगा कि उनकी सरकार थोड़ी सी एक स्थिर भाव में चले, क्योंकि उनको ज्यादा संकट इस बात का कतई नहीं। और मैं फिर से कह रहा हूं, सहयोगी दबाव भले बनाए, न तो लालू जी और न कांग्रेस इस स्थिति में है कि हेमंत सोरेन का साथ छोड़कर जाएं, जिस तरह की झारखंड की स्थितियां हैं और लोकसभा चुनाव सर पर है। इसमें बात में और जोड़ देता हूँ। देखिए,
झारखंड के जो राज्यपाल है राधाकृष्णन, वो कल चेन्नई चले जी। गए। जाने के पहले उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बयान दिया। उनसे जो पूछा गया कि कल्पना सोरेन को आप मुख्यमंत्री पद की शपथ कब दिलवाएंगे। उन्होंने कहा भी मेरे पास ऐसा प्रस्ताव कोई आया नहीं, अभी राज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं पार्टियों ने, लेकिन मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि संवैधानिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से कल्पना को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई जा सकती है क्या। तो उन्होंने जिक्र किया था कि जयललिता बनाम BR कपूर का एक मामला हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि 1 साल का कम समय होगा तो ऐसे व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते जो विधायक नहीं है, आपको विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो ये जो बात उन्होंने गवर्नर ने कही है, तो मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन के लिए संदेश है कि अगर आप अपने मुख्यमंत्री को चुनाव करते भी हो तब भी हो सकता है कि राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री की शपथ न दिलवाए, यह सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का हवाला देकर। तो हेमंत सोरेन बात तो सही, अगर आपको पहले ही मालूम है कि व्यक्ति चुनकर आ ही नहीं सकता, इलेक्शन ही नहीं होगा अगर, नहीं तो पर उसको मुख्यमंत्री क्यों कैसे बनाया जा सकता है? ये मसला अदालत में जाए तो भले उसके हवाले से कहें, राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि सदन से विधायकों की संख्या पूरी तरह से आ रही, वो किसी को चुन रहे हैं तो उसको कहें कि चूंकि आप 1 साल के भीतर नहीं बन सकते, यानी तब तो चुनाव आयोग के ऊपर भी एक तरह से सवाल हो गया। तो ये सारी चीजें बाद में भले हो सकता है कि उस पर वो सवाल खड़ा करें और उसको कहें कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन आप सीधे सीधे खारिज कर दें विधायकों की संख्या अगर है तो कोई राज्यपाल सरकार बनाने से रोक नहीं सकता। नहीं सर, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना रहे हो और ये जानते हो आपकी अब चुनाव नहीं कराया जाएगा, लेकिन दोनों स्थितियां है ना, अगर देखें तो एक तरह से कहें तो इसीलिए जल्दबाजी में वो दिलाया गया है, 1 तारीख की प्रतीक्षा नहीं की। चुनाव आयोग से मैं राय लूंगा इस मामले में कि वो चुनाव करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, इस मामले को लेकर देखना पड़ेगा कि ये लीगली ठीक होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन को इस बात का भी डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया जाए और कोई ऐसा टेक्निकल इश्यू खड़ा हो जाए, कोई कानूनी पेचीदगी खड़ी हो जाए कि उसे मुख्यमंत्री 7 दिन बाद छोड़ना पड़े या 10 दिन बाद छोड़ना पड़े तो और परेशानी का सामना करना पड़े। तो मुझे लग रहा है ये एक प्रकरण भी है। दूसरा एक बड़ा प्रकरण उनके सामने ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि ऐसी स्थिति में पार्टी टूटने की स्थिति में चली जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो नहीं चाहेंगे कि पार्टी के अंदर टूट हो या कांग्रेस अलग हो जाए। हालांकि कांग्रेस अलग नहीं होगी, लेकिन परिवार के अंदर कोई टूट ना हो जाए। तो जिस हिसाब से उनके भाई तैयार नहीं हो रहे अपनी भाभी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो इसी स्थिति में शिबू सोरेन की भी एक बड़ी भूमिका होने वाली है। और खबर यह भी है कि शिबू सोरेन बहुत खुश नहीं है इस बात से कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो पार्टी के में से किसी को चुने, या तो अपने छोटे भाई को चुने या पार्टी में से किसी को चुने। शिबू सोरेन भी ये चाहते हैं कि शिबू सोरेन भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी आदिवासी नहीं है, अगर इसलिए वो नॉर्मल सीट से विधायक ने इस्तीफा दिया है। वो किसी SC ST से लड़ नहीं सकती। और शिबू सोरेन की जो पार्टी वो बेसिकली SC ST डोमिनेट पार्टी है, तो वो नहीं चाहते कि कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने वहां पर। तो ये भी एक बड़ी वहां समस्या का कारण है परिवार के अंदर। तो अविश्वास बहुत गहरा है, दिक्कतें भी हैं। अब ये देखना होगा कि मतलब हेमंत सोरेन उसको किस तरह से सुलझाते हैं। अभी अगर उनके परिवार में इस तरह की बातें हैं और अगर जैसे वो कल शिबू सोरेन से मिले हैं और शिबू सोरेन ने अगर ये कहा होगा कि आपको जो है वो अपनी पत्नी को नहीं बनाना चाहिए, अगर कहा होगा, तो फिर हेमंत सोरेन के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी। वो अपने भाई को क्या मुख्यमंत्री बनाते हैं या उनकी भाई की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं जो विधायक हैं, या फिर वो बाकी विधायकों में से किसी को चुनते हैं। तो ये मेरे ख्याल से उस मीटिंग में तय हो जाएगा जो होने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये देखने वाली बात है। पर यह बात तो तय हो ही रही है कि शिबू सोरेन हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात जो है वो लगभग ऐसा लगता है कि वो हो जाएगा। जिस तरह से ईडी ने ये भी कहा था कि देखिए 7 दिन में आप जवाब दीजिए। उन्होंने जवाब भी भेजा है, ऐसा नहीं। उन्होंने जवाब जो हेमंत सोरेन ने भेजा है उसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने भी इसको कहा कि ये लीगल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। ये सब बातें उन्होंने उसमें कही। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, सारी तमाम चर्चाएं हैं कि इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन, पत्नी को बना सकते हैं मुख्यमंत्री, ऐसी सूरत में क्या खबरें मिल रही हैं? और सर अब आज दे देंगे या बहुत जल्द दे देंगे, इसमें थोड़ा सा संदेह जरूर रहेगा। लेकिन जो रोड मैप है वो रोड मैप उसी प्रकार का उन्होंने लगभग तैयार कर लिया है। टॉप सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पत्नी के लिए अगर वो कुर्सी छोड़ते हैं और ईडी के सामने जाके वो खुद सरेंडर करते हैं, ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है जिसकी संभावना जताई जा रही है। 7-7 बार उनको नोटिस भेजा जा चुका है। कोर्ट से भी कोई उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट से भी कोई ऐसी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो उस लिहाज से हेमंत सोरेन को अब ये समझ में आ गया है
कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसलिए आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए ये लगभग उन्होंने तय कर लिया है। आगे के रोड मैप की बात करें तो उनके पास जो 2-3 विकल्प पहले पार्टी के भीतर थे उसमें ये था कि या तो अपने भाई बसंत सोरेन को या फिर भाभी जो दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन उनको बनाते, लेकिन सीता सोरेन 3 बार की विधायक हैं, लगातार वो कई बार ऐसा हुआ है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ वो बोलते रही हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके पति अगर दुर्गा सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहते तो स्थिति कुछ और होती। दूसरे जो विकल्प हैं बसंत सोरेन जो उनके भाई हैं वो जेएमएम के यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि इक्वेशन कोई बहुत अच्छे नहीं है और उस लिहाज से उन पर भी वो उस रूप में भरोसा नहीं कर सकते। उनके पास भरोसा के लिए एकमात्र विकल्प है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और पार्टी के दूसरे किसी और नेता पर भरोसा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कल्पना सोरेन के लिहाज से क्योंकि वो अभी विधायक नहीं है जबकि उनकी भाभी और भाई दोनों विधायक हैं, कल्पना सोरेन के लिए गांडेय सीट जो कि जेएमएम की एकदम से सेफ सीट सौरभ मानी जाती है, 4 बार से जेएमएम लगातार वहां पे जीत रही है, उस सीट को खाली कराया गया और खाली कराने की तिथि को अगर आप देखें तो उससे भी ये समझ में आ गया कि रोड मैप का कितना अच्छा ध्यान रखा गया है, बारीकी से ध्यान रखा गया है इस रूप में कि 2025 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि 5 जनवरी 2024 के बाद यानी कि परसों के बाद अगर हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ती तो वहां पर फिर अगर कोई सीट खाली भी हो जाती तो अंतिम 1 साल में उपचुनाव नहीं होता और वहां पर फिर कल्पना सोरेन के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। उस लिहाज से 31 दिसंबर का चयन किया गया और 31 दिसंबर को ही सरफराज अहमद जो कि गांडेय सीट के विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो सीट खाली करा ली गई है। आप समझ सकते हैं कि उसका रोड मैप आगे किस प्रकार से तय किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें जो कि साझीदार है, वहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 47 सीटों के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। तो अब कांग्रेस पार्टी जिसकी अभी वहाँ पर बैठक भी चल रही है रांची में, उनका ये मानना है कि अगर हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ते हैं तो कांग्रेस और कल्पना सोरेन को देते हैं तो कांग्रेस पार्टी का कोई उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और इस विकल्प को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है हेमंत सोरेन के ऊपर कि अगर ये बदलाव होता है जो कि करना ही पड़ेगा तो उस स्थिति में कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम हो, जिसका सरकार चलाने में जिस प्रकार के अनुभव की जरूरत होती है शीर्ष स्तर पे वो अनुभव कांग्रेस पार्टी दे सके। सौरभ जी, मतलब इतना तो तय मान रहे हैं हेमंत सोरेन की एक तो उनको ईडी के सामने जाना पड़ेगा और इस बार ईडी उनको गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल सौरभ, जो हमें जानकारी मिली है सोर्सेज के द्वारा उनको बखूबी इस बात का एहसास है कि बहुत सारी पेचीदगियां ऐसी हैं जिसमें वो फंसते नजर आ रहे हैं और वहां पर उनके लिए वो जवाब देना आसान नहीं होगा और फिर ईडी के गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है और ईडी अगर उन्हें गिरफ्तार करती है तो आप समझ सकते हैं कि फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किसी एक नाम का चयन उन्हें करना ही है। पिता शिबू सोरेन की बात करें तो उम्र दराज हो चुके हैं, स्वास्थ्य को लेकर उनकी बहुत सारी समस्याएं रहती है, यादाश्त को लेकर बहुत सारी समस्याएं कही जाती हैं, तो इतनी सारी चीज़ों के बाद वो विकल्प तो था नहीं और जो एक विकल्प बच जा रहा है कल्पना सोरेन का, और कल्पना सोरेन की अगर बात करें तो उनकी प्रोफाइलिंग ऐसी रही है कि वो आराम से शासन चला सकती हैं, कम से कम हेमंत सोरेन के नज़र में शासन वो चला सकती हैं और इस लिहाज से उनको लेकर बाकी सारा खाका उन्होंने बुन लिया है। तो जो चर्चा हम लोग कर रहे थे देवेंद्र ने वो स्थिति तो क्लियर कर दी कि जो चुनाव ना करा पाने वाली परिस्थिति है उसका ध्यान हेमंत सोरेन ने रख लिया था पहले ही, तो ऐसे में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में ऐसी कोई अड़चन उनको सामने दिखाई नहीं दी। मुझे परिवार का दबाव कोई हो तो हो, परिवार का दबाव होगा तो वही सबसे बड़ा दबाव है, ना तो गठबंधन का कोई दबाव काम करेगा। और दबाव काम क्या करेगा, गठबंधन कोई भी दबाव लोकसभा चुनाव के पहले बनाने ही नहीं जा रहा है, ना तो कांग्रेस बनाएगी ना राष्ट्रीय जनता दल बनाएगी। एकमात्र मुश्किल है तो उनके अपने भाई और भाभी, वहां बड़ा संकट है। और यहां मुझे लगता है जिस तरह का स्वभाव है हेमंत सोरेन का, हो सकता है कि अंत में एक जिसको कहते हैं ना कि सहमति का एक कोई उम्मीदवार बने, तो वो हो सकता है न कल्पना सोरेन बने न बसंत सोरेन बने, तीसरा कोई व्यक्ति बन जाए जो हेमंत सोरेन का अति विश्वस्त मंत्री होगा या झामुमो का नेता होगा। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की चर्चा अभी हम लोग नहीं कर पाए, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं और बार बार उनका ये कहना है कि चुनाव से पहले ये समन मुझे क्यों मिल रहा है, यह समन गैर कानूनी है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है, अडानी को लेकर के एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोई एसआईटी नहीं बनाने जा रही, जो जांच सेबी कर रही है उसमें कोई दखल फिलहाल वो नहीं देना चाहते और एक और मोहलत 3 महीने की सेबी को दे दी गई है कि अपनी जांच वो जितने और मामले उसमें पूरी कर ले अडानी से संबंधित। इससे बड़ी बात ये भी पहली बार कहा गया है कि अगर लगता है कि हिंडनबर्ग जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ये सारा मामला अडानी के खिलाफ बना, अगर उसके उस रिपोर्ट में
अगर अडानी की अगर हिंडनबर्ग की मुनाफाखोरी के संबंध में कोई बात सामने आती है तो उसकी भी सेबी जांच करे। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।